लेक्चर वर्ण प्रकरण का दूसरा भाग जो कि कल छूट गया था, हम उसको आज कवर करेंगे। आज हम जानेंगे उच्चारण स्थान। आज हम जानेंगे उच्चारण स्थान। जैसे हम कल बताए थे कि स्वर्ण वर्ण जैसे में अ आ ई आता है, फिर हम बताए थे कि व्यंजन में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, च वर्ग ऐसा आते हैं, ये रल आते हैं। तो हम जानेंगे कि जो हमारा वर्ण था, या तो वह स्वर हो या तो व्यंजन हो, उसका उच्चारण स्थान क्या है, हमारे मुख के किस भाग से ये आवाजें आती है। तो आज हमारी लेक्चर तीसरी है। हम वर्ण प्रकरण का भाग 2 पढ़ रहे हैं जो कि छूट गया था। हम आज छोटे हुए चीजों को कवर करेंगे। तो आज हम जानेंगे उच्चारण स्थान कि उच्चारण स्थान का मतलब क्या है, या फिर उच्चारण स्थान कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि हृदय से निकली हुई प्राण वायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्रों कंठ, तालु, ओठ इत्यादि से टकराती है और विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि करती है। जिस स्थान से यह प्राण वायु स्पर्श करती है वही वर्ण विशेषण का उच्चारण स्थान होता है। इसका मतलब यह है कि जब हमारा आवाज हृदय से निकलता है तो उसमें से जो प्राण वायु है वह मुख के विभिन्न भागों से जाकर टकराता है, और जिस जगह से टकराता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे एग्जाम्पल में कंठ स्थान, जैसे अगर हम बोले कि आ या फिर क वर्ग या फिर विसर्ग, तो अगर आप आ बोलिएगा जैसे आ, तो आ जो आवाज है, जो मेरा प्राण वायु आ रहा है जो हृदय से, वह सीधा आकर कंठ से टकरा रहा है। तो हम बोलेंगे क्या कि ये आवाजें कंठ से आ रही है। तो कंठ से कौन कौन आवाज आते हैं, आ, क वर्ग और विसर्ग। तो कंठ से आने वाली आवाज है आ, क वर्ग, क वर्ग और विसर्ग। देखिए सिंपल सी बात है कि प्राण वायु जिस जगह से जाकर स्पर्श करेगा वही उसका उच्चारण स्थान होगा। जो हृदय से निकल रहा है प्राण वायु, जो हृदय से निकल रहा प्राण वायु वह मुंह के जिस भाग से जाकर टकराएगा वही उस वर्ण विशेषण का उच्चारण स्थान हो जाता है। फिर से ध्यान देके सुनिए। हृदय से जो प्राण वायु निकलता है, हृदय से जो प्राण वायु निकलता है वह मुंह के जिस भाग से टकराता है वही उस वर्ण विशेषण का उच्चारण स्थान हो जाता है। जैसे कंठ स्थान, हमारे मुंह के अंदर कंठ है, तो कंठ से अगर टकराता है प्राण वायु तब कौन कौन सी आवाजें निकलती है, तब आवाज निकलेगा आ, क वर्ग और विसर्ग। अगर प्राण वायु हमारे कंठ स्थान से टकरा जाए तो यहां से जो आवाजें आएगी वह आ आएगा, क वर्ग आएगा और विसर्ग आएगा। उसी प्रकार तालु, अगर प्राण वायु तालु से टकरा जाए, अगर प्राण वायु तालु से टकरा जाए तो कौन कौन से आवाजें आएंगे, तो ई हर्षई, ई दीर्घई, च वर्ग, य और स। तो अगर तालु से प्राण वायु टकराता है, तालु से प्राण वायु टकराता है तब कौन कौन से आवाज आ सकते हैं, तो ई, च वर्ग, य और स। उसी प्रकार आगे मूर्धा, अगर प्राण वायु मूर्धा से टकराता है,
अगर प्राण वायु मूर्धा से टकराता है तब कौन कौन सी आवाजें आएगा? तो री आएगा, ट वर्ग आएगा, र आएगा और मूर्धनी स आएगा। फिर से सुनिए, अगर प्राण वायु मूर्धा से टकराता है, अगर प्राण वायु मूर्धा से टकराता है तब कौन कौन सी आवाजें आ सकता है? तो मूर्धा से अगर टकराएगा तो री, ट वर्ग, र और मूर्धनी स। उसी प्रकार है दंत स्थान। अगर प्राण वायु हमारे दांत वाले स्थान से टकरा जाता है, अगर ये प्राण वायु जो है यह हमारे दंत स्थान से टकरा जाता है तब कौन कौन सी आवाजें आएगा? तो ली आएगा, त वर्ग आएगा, ल आएगा और ये स आएगा। फिर से सुनिए, अगर ये दंत से टकराएगा तो ली आएगा, त वर्ग आएगा, ल आएगा और स आएगा। उसी प्रकार अगर प्राण वायु ओठ से टकराता है तो ओठ से टकराने पर उ और प वर्ग, ओठ से टकराने पर उ और प वर्ग, ये सारी आवाजें आती हैं। एक होता है नासिक स्थान। नासिक का मतलब होता है नाक, कि नाक वाले जगह से कौन कौन आवाज आते हैं। तो आपको पता होगा कि मुंह का नाक से भी कनेक्शन है। तो अगर प्राण वायु नाक वाले स्थान नासिक से टकराएगा तब अंगा, इया, ट्वर्गिना, न और म, ये 5 आवाजें आएंगे। उसी प्रकार अगर कंठ और तालु दोनों जगह से प्राण वायु टकरा जाए, अगर कंठ और तालु अगर ये दोनों जगह से प्राण वायु टकरा जाए तब जो आवाज आएंगे ए और ए और ए। उसी प्रकार अगर कंठ और ओठ, कंठ से भी टकरा जाए और ओठ से भी टकरा जाए तब ओ और औ। उसी प्रकार दंत ओष्ठ, अगर दांत और ओठ दोनों से टकरा जाए तब वह आवाज आएगा। हम फिर से एक धीमी पढ़ा रहे हैं। देखिए उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, अब सिंपल सी बात समझिए, जैसे जो हमारे हृदय से जो आवाज आ रहा है और आने के बाद इस मुंह में जहां पर भी टकराएगा हम बोल देंगे कि जिस जगह से टकराया और उस जगह से जो आवाज आया वही उसका उच्चारण स्थान है। जो मेरे हृदय से जो प्राण वायु आ रहा था और मुंह के जिस भाग में जाकर वह टकराया और वहां से जो आवाज निकला, हम बोले कि वही उसका उच्चारण स्थान है। तो हृदय से निकली हुई प्राण वायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्रों कंठ, तालु, ओठ इत्यादि से टकराती है और विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि करती है। जिस स्थान को यह प्राण वायु स्पर्श करती है वही वर्ण विशेषण का उच्चारण स्थान है। मतलब कि हृदय से जो निकलने वाला प्राण वायु है वह मुंह के जिस भी भाग से टकराए, जैसे कंठ, तालु, ओठ जहां से भी टकराया तो वह अनेक प्रकार के ध्वनियों का सृष्टि रचना करती है और हम उसी को बोल देते हैं कि वही वर्ण विशेषण का उच्चारण स्थान है। अगर आप इसको याद करने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाएं तो क्या देख सकते हैं कि इसमें क वर्ग है, इसमें च वर्ग है, इसमें ट वर्ग है, इसमें त वर्ग है, इसमें प वर्ग है। तो आप इसको सीरियल से भी याद कर सकते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सिर्फ ऐसे याद कर लीजिए कि कंठ से क वर्ग, तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से त वर्ग और ओठ से प वर्ग। आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। तो यह हमारा था उच्चारण स्थान कि किस जगह से कौन सी आवाजें आती है। अब हम जानेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण
कि ये संधि प्रकरण में क्या क्या आएगा। तो हम संधि प्रकरण में दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे संजोग और एक पढ़ेंगे संधि। संधि प्रकरण में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे संधि और एक पढ़ेंगे संजोग। ये संजोग क्या है? तो जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को संजोग कहते हैं। मतलब कि जब हम दो वर्ण को आपस में मिलाएं और वहां पर कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम उसे संजोग कहते हैं। अगर इसी का उल्टा बोला जाए कि जब दो वर्ण को आपस में मिलाया जाए और उसमें से विकार उत्पन्न हो जाए तब हम उसे संधि कहते हैं। संधि और संजोग में सिर्फ यही अंतर है। ये जो दूसरा पॉइंट देख रहे हैं सिर्फ इसी का अंतर है। संजोग बोलता है कि संजोग में वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता है। संजोग बोलता है कि संजोग में वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन संधि बोलता है कि वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन होता है, हम उसे संधि कहते हैं। फिर से समझिए, संधि प्रकरण में हम दो चीज पढ़ेंगे, पहला संजोग और दूसरा संधि। संजोग और संधि में क्या अंतर है? तो संजोग बोलता है कि जब दो वर्ण आपस में मिलेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन संधि बोलता है कि जब दो को वर्ण आपस में मिलेगा तो विकार उत्पन्न होगा। चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को संजोग कहते हैं। मतलब जब हम दो को वर्ण को मिलाएंगे और उसमें से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा तब हम उसे संजोग कह देंगे। संजोग की विशेषताएं हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि यह संजोग है कि संधि है? तो पहला, संजोग में दो वर्ण परस्पर मिलते हैं। अगर हम संजोग की बात करें तो इसमें दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? संजोग में वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता। जब दो को वर्ण आपस में मिल जाएगा तो कोई भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं करेगा। इसकी तीसरी, तो संजोग में स्वर्ण वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं तथा व्यंजन वर्ण ज्यों के त्यों एक साथ लिख दिए जाते हैं। ये तीसरा पॉइंट क्या, ये ज्यादा मुश्किल आप लोगों को करेगा। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। पठतिम जोड़ इच्छन्ति, नहीं इच्छति, पठतिम जोड़ इच्छति, ये क्या है? तो देखिए, इसके लास्ट में म है और इसके शुरू में ई है। ये तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि संजोग में स्वर्ण वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप स्वर्ण वर्ण देख रहे हैं ये मात्रा के रूप में जुड़ेगा। तो ई की मात्रा क्या होता है? ई की मात्रा इस प्रकार होती है। और यहाँ पर म, तो म एक व्यंजन है, तो बोलता है कि व्यंजन वर्ण ज्यों के त्यों एक साथ लिख दिए जाते हैं। तो समझिए, पठतिम जोड़ इच्छति, यहाँ पर जो म है, यहाँ पर जो म है यह एक व्यंजन है। तो हम बोलेंगे कि व्यंजन वर्ण को हम जस के तस लिख देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरा स्वर वर्ण है हम इसके जगह पर इसकी मात्रा लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प, प, ठी, ठी, तू, तू और म का म लिख दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद ई है तो हम ई को नहीं लिखे हैं, इसकी मात्रा को लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी मात्रा को लिख दिए हैं, च का च, छ का छ और ती का ती। तो हो गया पठितुम मिच्छति। तो इस प्रकार हम संजोग को भी समझते हैं। फिर से एक बार समझिए, संजोग हम किसे कहेंगे? से संजोग में दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, मतलब कि दो वर्ण आपस में मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि म भी वर्ण है और ई भी वर्ण है, तो दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं।
दूसरा पॉइंट क्या है कि संयोग में वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब दोनों आपस में मिल रहा है तो कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई अलग चीज नहीं बन रहा है। तीसरा बोलता है कि स्वर वर्ण है, इसकी सिर्फ हम मात्रा को लिखेंगे और व्यंजन वर्ण को जस के तस लिख देंगे। तो आज बस इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। कल से स्टार्ट करेंगे संधि प्रकरण, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से ज्यादातर क्वेश्चन 5 नंबर तक के पूछ लेते हैं बोर्ड वाले लोग। तो हम कल से संधि प्रकरण के बारे में जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही।